everyone, welcome back to the day 2 challenge of this sequel जो हमने कल स्टार्ट करा था. चैलेंज डे 2 कंसिस्टेंसी वगैरह 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 फालतू 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 फालतू. तो मेरे जो 7-8 व्यूअर्स थे उन्होंने मुझे बोला कि मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब सी आ रही है या बहुत ही ज़्यादा मैं फुसफुसाते हुए बोल रही हूँ. तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से बोलूँ, बहुत ही अच्छे से बोलूँ, और ट्राई करूँगी कि रात के 1-2 बजे ना रिकॉर्ड करूँ क्योंकि फिर घर वालों को इश्यू हो जाता है. एंड कुछ चीज़ें थी कि मैं सीक्वेंस वाइज नहीं बोलती हूँ. तो देखो, मैंने काम करा है, मैं फीडबैक्स पे काम करती हूँ. आई एम टू गुड. ठीक है. सो हाय गाइज, माय नेम इज शुगर, गेमिंग नेम बेसिकली. माय नेम इज आराधना. एंड हम लोगों ने अपना सीक्वल स्टार्ट करा था. कल डे 1 था एंड आज डे 2 है. तो आज हमने डे 2 में क्या करा है कि मुझे जानना था कि हम अपने स्ट्रक्चर कैसे करेंगे. हर एक चीज़ को गिटहब पे हमें डालना तो है, तो अब उसको गिटहब में डालने के लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे एक गिटहब का तुम स्ट्रक्चर बना के दो कि मैं एसक्यूएल की क्वेरीज पे काम कर सकूं और उसका रेफरेंस दो. तो उस रेफरेंस के हिसाब से मैं काम करने वाली हूँ. तो मुझे चैट जीपीटी ने 30 डेज़ का बना के दे दिया है. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं, जैसे कि आज मैंने केगल का काम करा है. तो जो केगल है उससे रिलेटेड मैंने जो रेफरेंस निकाला है उस पे काम करा है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैं उसको डिस्क्राइब के भी करूंगी कि एग्जैक्टली मैंने क्या करा है. तो हमारी पहले एसक्यूएल की क्वेरीज हो गई, हमारे पास हमने डेटा क्लिनजिंग कर लिया. फिर सेकंड आता है, उसके बाद मैंने रिपोर्ट बना ली कि मैंने जो एसक्यूएल में टेबल्स बनाई हैं क्या आना है, उसका आउटपुट क्या है या इंटरप्रिटेशन क्या निकला, तो उसकी मैंने एक रिपोर्ट राइटिंग कर दी है. फिर जो है थर्ड, जो हमारा डैशबोर्डिंग या डेटा विजुअलाइजेशन था, तो उसके लिए मैंने पावर बीआई यूज़ करा है. और पावर बीआई को मैंने वही सेम डेटा सेट के साथ यूज़ करा है, तो उसके साथ मुझे इजी पड़ा है. तो इस तरीके से हमारी 3 चीज़ें कवर अप हो जा रही है: एसक्यूएल, रिपोर्टिंग या रिसर्च पेपर, और या फिर पावर बीआई. तो हमारी 3 चीज़ें कवर हो गई. तो मेरा गिटहब जो एक बार में वो भरा भरा हो जाएगा. मुझे एक या 2 चीज़ों पे मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है. चलो नाउ हम सीक्वेंस पे आते हैं कि एग्जैक्टली आज मैंने लिंक्डइन पे क्या करा है और डे आउट पे क्या करा है. तो आज होली थी, और अगर आपने मेरा लास्ट शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं सुबह 6 बजे सोई थी, क्योंकि मुझे एडिटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया था ही नहीं कि एडिटिंग करते कैसे हैं. तो मैंने ये सुबह सोई और मैं 10 बजे उठी. फिर 10 बजे उठी भी थी, बट फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने बोला था कि उनको आ रहे हैं वो, तो आते आते उनको 12 बज गए. तो इस चक्कर में फिर मैं 12 बजे सो के उठी. मुझे 2 घंटे का एक्स्ट्रा सोने का टाइम मिल गया. फिर उसके बाद हम लोग गए, घर से निकले हैं. फिर घर आई हूँ मैं अप्रॉक्स 5:30 के आसपास. फिर उसके बाद मुझे 6:30 पर चर्च जाना था, तो रेडी वेडी होकर चर्च गई. और चर्च के बाद मैं घर आएंगी 9:39 के बीच में आई. उसके बाद मैंने 10 साढ़े 10 बजे से डिनर वगैरह करने के बाद एसक्यूएल की क्वेरीज रन कर दी. मैंने एसक्यूएल का केगल का उठाया, नेटफ्लिक्स के ऊपर मैंने रिसर्च करी है, अपना पूरा बनाया है, और उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग मैंने करी हुई है. करने के बाद उसके बाद मैंने रिपोर्ट बनाया. तो इसको लेके 10 से 12 बज गए. अब इसके बीच में टाइम आता है कि मैंने सर्टिफिकेशन कब करी. तो मैं एग्जैक्टली 12 बजे घर से नहीं गई थी, क्योंकि 12 बजे तो मैं उठी थी. तो जो 12 से 2:30 तक का टाइम था मेरे पास बीच में, तो वो वाले टाइम के बीच में मैंने 3 से 4 सर्टिफिकेट्स कंप्लीट करे हैं. और वो सर्टिफिकेट्स में मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्टिफिकेट मिल गया है जो लिंक्डइन के कोलैब में था, तो मैंने उसका टेस्ट भी दिया था. तो ऐसे करके हमारा थोड़ा डाउनफॉल हो गया है कि हम 7 से डायरेक्ट 4 पे आ गए. थोड़ा सा डाउनफॉल है, बट उसको मैं कवर अप करने का पूरा ट्राई कर रही हूँ. एंड अब हम आगे चलते हैं कि हमने डैशबोर्डिंग में एग्जैक्टली करा क्या गया है. तो ये पूरा आज का अपडेट था डे रूटीन का. अब उसके बाद एक और चीज़ थी, लिंक्डइन में हमने सर्टिफिकेशन 3-4 कर लिया. उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ लोगों को अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैसेज करा था कि आप मुझसे कांटेक्ट करें. मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह के लिए अगर बात कर सकते हैं तो मुझे बताएं. तो जो भोपाल के 2 लोग थे उन्होंने हाँ बोल दिया है, क्योंकि 2 ही लोग थे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक के अंदर. तो उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया है कि आप को हम कोई भी डिटेल्स चाहिए आप हमसे बात कर लेना. तो अभी उसके लिए मैं अपनी टीम से बात करूँगी,
पूरे एक ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर उसके हिसाब से मैं उनसे क्वेश्चन पूछूँगी कि हमारे टीम की ऐसा रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ी रिसर्च लगेगी। अभी मैं ऐसे खाली हाथ बिना मतलब उनसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहती, बिकॉज़ आई हैव अ प्लान कि हम लिंक्डइन में जो मैंने उन्हें मैसेज ड्राफ्ट करके भेजा है, वो हम अपने प्रेज़ेंटेशंस वगैरह में दिखाएँ, और जो मैं उनको क्वेश्चनेयर भेजने वाली हूँ, वो भी मैं उनको बताऊँ। तो उसका एक थोड़ा सीक्वल प्लान टाइप का है, तो वो एग्ज़ीक्यूट करने के लिए प्रॉपर टीम डिस्कशन ज़रूरी है, क्योंकि टीम एक अकेले इंसान की नहीं होती, वो एक ग्रुप की होती है। वाह, वाह, वाह! हुँ, फिर उसके अलावा मैंने कुछ लोगों को जो गूगल और क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, एसेंशियल ऐसे जगह के एचआर थे, उनको रिक्वेस्ट डाली थी। तो एक एचआर है गूगल का, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली एंड ही सेड कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स है रिस्क मतलब जॉब फाइंडिंग वगैरह में या मार्केट एनालिसिस में। मैंने डायरेक्टली जॉब नहीं माँगी है गाइस, मैंने उनसे सिर्फ़ पूछा है कि एग्ज़ैक्टली सही तरीके से कैसे अप्रोच किया जा सकता है। फिर उनका मैंने उनको क्वेश्चंस लिख के भेज दिए हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि वो उनको जब टाइम मिलेगा तो ही विल रिव्यू इट एंड वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे आंसर्स बता देंगे। फिर लिंक्डइन की बात भी हो गई, अब हम बात करते हैं मैंने जॉब्स के लिए कहाँ अप्लाई करा। तो मैंने 2-4 जगह पे अप्लाई करा है, और मैंने डिलॉइट में भी आज कुछ जगह पे अप्लाई करा है, क्योंकि रिसेंट के पास्ट 1 वीक के अंदर डिलॉइट में 3-4 पोज़ीशंस कंसल्टेंट की निकली हुई है। तो अगर आप लोगों को भी चेकआउट करना है तो अपने मन की मर्ज़ी, बट मेरे तो अभी व्यूअर्स ही नहीं है, इसका पता चलेगा कि कॉम्पिटिशन है या नहीं। तो और उस उनका क्राइटेरिया भी उनको फ्रेशर्स ही चाहिए, तो व्हिच इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर रखा है। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने एडिट करने से पहले एक मुझे अभी एक कॉल आया था, इंटरव्यू कॉल। वो कॉल में मेरे को इंदौर में एक एचआर की इंटर्नशिप मिल रही है, मतलब मेरा पहला इंटरव्यू राउंड हो गया है, बट उन्होंने फिर भी बोला है कि आप थोड़ा वेट करिएगा, कि हम अभी भी एप्लीकेंट्स ही रिव्यू कर रहे हैं, बट दे हैव टेकन अ प्रॉमिस फ्रॉम मी कि अगर मैं वहाँ पे काम करती हूँ तो मैं 3-4 महीने के लिए तो रुकूंगी ही, और साथ में मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैंडल करना है एचआर के रोल के लिए। तो ये वाला सीन है। सो लेट्स गो ऑन मूविंग टू द डैशबोर्ड वाला थिंग। हाँ, तो बेसिकली ये मेरा नेटवर्क एनालिसिस है जो मैंने केगल से डाउनलोड किया था। और इसमें हम देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स के एनालिसिस में कि टीवी और मूवीज़ के ऊपर एनालाइज कर रहा है कि कौन सा लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्या देखना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल डेटा था वो 8807 था। और अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं कि एक रिलीज़ एरिया करके है, जहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितने ड्यूरेशन के बीच का देखना है या चेक करना है हमें। फिर ये कंट्रीज़ के बटन है कि हमें कौन सी कंट्री का देखना है। हम इंडिया से हैं तो हम मेजरली इंडिया पे फोकस करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे एक ये है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूएसए प्रोड्यूस करता है, उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद यूके, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया। फिर उसके नीचे हम देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन एनालिसिस है। इससे हम पता कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर किस चीज़ को लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, मतलब देखना पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इंडिया को सिलेक्ट करा, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया में लोग ज़्यादातर मूवी देखना प्रेफर करते हैं टीवी से ज़्यादा। और ये रेटिंग्स के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ये रेटिंग्स बताती है कि कौन सा नेटवर्क चैनल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने टॉप 5 सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो हमारे पास जो TV14 है, ये इसकी रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सबसे ज़्यादा अच्छी है। रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, कौन सबसे ज़्यादा उसको सप्लाई करता है। अब हम नीचे जाके देखेंगे तो ऊपर देखेंगे कि हमारे जो इंडिया है उसने क्या 79 टीवी शोज़ कर रखे हैं एंड 893 मूवीज़ कर रखी है। अब हम देखेंगे ट्रेंड को, तो स्टार्टिंग से मूवीज़ का ज़्यादा क्रेज़ रहा है, ना कि टीवी का। पर देखेंगे तो धीरे धीरे करके टीवी भी आते गया। और सबसे पीक ड्यूरेशन था उसका 2010 से लेके 2015 तक, ये उसका ग्रोथ का पीरियड था।
और जब वो 2015 पे मैच्योरिटी हिट कर गया उसके बाद उसका डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो गया। अगर आप लोगों को पीएलसी का आइडिया हो तो ये डिक्लाइन फेज इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि वेब सीरीज़ ने मूवीज़ और टीवी को रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल स्क्विड गेम्स हो सकता है, एलिस इन बॉर्डरलैंड हो सकता है, एंड इवन रिसेंटली ब्रिजटन भी रिलीज़ हुआ है। तो हम उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ों ने चेंज कर दिया है। हम ये देखेंगे कि साइड में जो दिया हुआ है हमें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग कॉमेडी देखना प्रेफर करते हैं। तो कॉमेडी हो गई, ड्रामा हो गया, या ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज या हो गई। तो इंडिया में ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ये सब देखना उन्हें पसंद है। अब हम देखेंगे कि ऑल ओवर कंट्रीज़, अभी हमने सिर्फ इंडिया का एनालिसिस किया था। अब देखेंगे तो ऑल ओवर कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग जो करता है वो यूएस करता है। अब हम उसी को मूवी स्पेसिफिक बनाते हैं कि सबसे ज़्यादा मूवी कौन बनाता है, तो यूएस बनाता है, फिर उसके बाद इंडिया बनाती है, फिर उसके बाद यूके बनाता है। और वहीं हम टीवी शोज़ को देखेंगे तो पहले यूएस बनाती है, फिर यूके बनाता है, फिर इंडिया बनाती है, फिर इंडिया लास्ट में आती है, जापान आता है थर्ड नंबर पे। तो हम देख सकते हैं अगर हम टीवी का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किड्स के टीवी शोज़ ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे देखना पसंद करे जाते हैं, और मूवीज़ में सबसे ज़्यादा ड्रामा या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ या स्टैंड अप कॉमेडीज़ ये सब लोग देखना प्रेफर करते हैं। तो अगर आपका टारगेट एरिया अगर टीवी शोज़ में हो तो आप किड्स को कर सकते हो टारगेट, बिकॉज जब बच्चों को फ़ोन नहीं दिया जाता है तो बच्चे टीवी के पास जाकर ही देखते हैं। और उसके लिए हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं खुद ही के एक बचपन का, जैसे कि डोरेमोन हो गया या फिर निंजा तोड़ी हो गया, शिनचान हो गया। तो वो बच्चे उनको ही देखना प्रेफर करेंगे क्योंकि उनके पास एंटरटेनमेंट का एक ही सोर्स रहता है। सो आई होप मैं आप लोगों को डैशबोर्ड अच्छे से समझा पाई। तो अब हम बाकी का नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे, एंड कुछ भी अगर डाउट वगैरह होता मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।